हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों ने अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करी है रिसेंटली, जिसमें हम लोग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ एग्जाम की बात कर रहे हैं, या जो भी कोई ऐसा एग्जाम एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम, एनडीए एग्जाम और कोई भी एग्जाम जो आता है जिसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, हर उस एग्जाम के लिए वीडियो ज़रूरी है। अब तक हम लोगों ने 2 वीडियोस करे, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले इंडिया के बारे में समझा थ्रू मैप और बाकी सारे फैक्ट जाने। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में द ग्रेट हिमालयस के बारे में समझा। हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग अब सेशन 3 है हमारा, जिसमें हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारा इंडिया का डेजर्ट और इंडिया के आइलैंड्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने की बात करेंगे। सिलेबस की बात करें तो हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट जिसमें मेन रीजन हमारा थार का है, थोड़ा सा पार्ट कच्छ का है, वो भी हम लोग समझेंगे, और आइलैंड्स ऑफ इंडिया का, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो करेंगे ही, इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं हमारे पास, चाहे रिवर आइलैंड हो, सी या ओशन के आइलैंड्स हो, उन सबको हम लोग इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग इसके अंदर बात करेंगे हमारे ग्रेट प्लेन्स की। जब ग्रेट प्लेन्स की बात करते हैं ना, तो इंडिया के जो प्लेन्स है वो तीन मेजर रिवर सिस्टम के थ्रू बनते हैं। द इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीनों मेजर रिवर सिस्टम्स हैं हमारे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये मिला के हमारे ग्रेट प्लेन्स बनाते हैं, जो कि एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। जो एरिया है प्लेन्स का वो 7 लाख किलोमीटर्स का है। द एरिया कवर्ड बाई दीज ग्रेट प्लेन्स इज अबाउट 7 लाख किलोमीटर्स। ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से 320 किलोमीटर इनकी ब्रॉडनेस है। बेस्ड ऑन द रिलीफ फीचर, नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने चार अलग अलग रीजन्स में बांटा है: भाबर, भंगर, तेरई और खादर। भाबर, भंगर, तेरई और खादर। ये वो एरियाज होते हैं जो रिवर के थ्रू आउट की रिवर किस तरह से चल रही है, उसके अलॉन्ग जो प्लेन्स बनाती जा रही है, उन प्लेन्स का क्या स्टेटस होता है एज पर द रिवर। जैसे भाबर की अगर बात करें, भाबर कौन सा एरिया होता है? ये वो नैरो बेल्ट होती है जो कि शिवालिक रेंज की फुटहिल्स पर है, क्योंकि हिमालय से निकल कर आ रही है रिवर्स। तो हिमालय से जहाँ रिवर्स निकल कर आ रही हैं, तो शिवालिक रेंजेस हमने पढ़ी है ना पिछले वीडियो में। तो शिवालिक के फुटहिल्स पर भाबर रेंज होती है, जहाँ पर रिवर्स हिमालय से डिसेंड होती हैं, बड़े बड़े पेबल्स, बोल्डर्स या कोर्स सेडिमेंट्स लेकर आती है। भाबर की जो विड्थ होती है वो जनरली 8 से 16 किलोमीटर की होती है और शिवालिक हिल्स के पैरेलली चलती रहती है ना। क्योंकि इनका नेचर बहुत ज़्यादा हाईली पोरस होता है, ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो ज़्यादातर रिवर्स क्या होती हैं, इन्हीं के नीचे डिसअपियर हो जाती हैं। आफ्टर एंटरिंग द भाबर रीजन, रिवर स्ट्रीम्स डिसअपियर, क्यों? वो उन पत्थरों के नीचे से बहती है। देन द स्कैरसिटी ऑफ द सरफेस से क्या हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है मुश्किल हो रहा था। ऑल्दो ग्राउंड वाटर तो अवेलेबल है, बट ऊपर इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े बोल्डर डले हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर मिट्टी तो है नहीं, तो आपके पास सरफेस नहीं है जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर कर पाओ। भाबर जो होता है एक ट्रांजिशन जोन होता है हिमालयन फुटहिल्स और तेरई रीजन का। तेराई रीजन या तराई रीजन भी इसको बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में। जो तराई रीजन होता है ये भाबर के जस्ट नीचे, मतलब भाबर से साउथ में। ऐसे समझो हम हिमालय से नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तमिलनाडु की तरफ हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो भाबर के साउथ में हमारा तराई रीजन शुरू होता है। तो जहाँ पे अंडरग्राउंड स्ट्रीम जो होती है वापस से री इमर्ज होती है सरफेस पे, वो हमारा तेराई रीजन होता है। रीअपियरेंस ऑफ रिवर, इससे लो लाइंग वाटरलॉक स्वैम्पी एरिया बनता है, मार्शी लैंडस्केप बनता है, और ये ऑलमोस्ट पूरे साल मार्शी सा ही रहता है। ये सॉइल वेरी रिच इन मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, और अगर ड्रेनेज प्रॉपर हो जाए तो एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट सुटेबल रीजन बन जाता है। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, टॉल ग्रासेस होते हैं, ओरिजिनली ज़्यादातर तराई रीजन उन्होंने कवर करा हुआ था। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे डाइवर्स वाइल्ड लाइफ भी रहती है। अब आज की बात करें तो तेराई रीजन का बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए रिक्लेम किया जा चुका है, जहाँ पे राइस, वीट, शुगर केन इनकी खेती करी जाती है। फिर हमारा भांगर वाला एरिया होता है। भांगर का जो एरिया है ये हमारा ओल्ड एलुवियम कहलाता है। भांगर इज द ओल्ड एलुवियम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो पुरानी एलुवियल सॉइल वाला हिस्सा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर बार नई नई मिट्टी नहीं आती, यहाँ पुरानी मिट्टी रखी हुई है। इट फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एलुवियल प्लेन्स। जो कि हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, जिसके बारे में हम सॉइल वाली यूनिट में पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल क्या होती है। तो एलुवियल प्लेन जो होते हैं, लार्जेस्ट पार्ट जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का है वो भंगर वाला है। It is situated above the active floodplain and appears as slightly elevated terrace-like land. तो जो फ्लड प्लेन्स हैं उसके कंपैरेटिवली एक टेरिस लाइन, मतलब टेरिस की तरह एक लैंड का पार्ट लगता है ये जो सॉइल होती है इसमें कैल्सेरियस या कैलकेरियस नोड्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम लोग कंकड़ बोलते हैं। जो होते हैं ना कंकड़ पत्थर हो रहे हैं,
तो वो कंकड़ यही होता है जो भंगर रीजन में होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्योंकि इस एरिया में फ्लड कंपैरेटिवली बहुत कम आते हैं, तो इट डज नॉट रिसीव फ्रेश डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम एवरी ईयर। ऑल्दो फर्टाइल होता है, बट खादर रीजन जो इसके नीचे आएगा, उसके कंपैरेटिवली भांगर रीजन की प्रोडक्टिविटी कम होती है। खादर रीजन जो होता है इसको हम लोग न्यूअर एलुवियम भी बोलते हैं। ये फ्लड प्लेन्स में होता है और नदियों के थ्रू हर साल यहाँ पे सीजनल फ्लड्स आते हैं। सीजनल फ्लड्स आते हैं तो नई नई एलुवियम सॉइल या नई नई एलुवियम या मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है। ये फ्लड प्लेन्स के लो लाइंग एरिया को ऑक्यूपाई करता है अलोंग द रिवर चैनल। एनुअल डिपोजिशन ऑफ फ्रेश सिल्ट, तो इससे क्या हो, सॉइल की न्यूट्रिशन रिप्लेनिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से खादर की जो मिट्टी होती है या खादर का जो एरिया होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन होता है थ्रू आउट द इंडिया। जहां भी खादर रीजन है या जहां भी फ्लड प्लेन्स है, वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है हमारे यहाँ। फाइन टेक्सचर्ड एलुवियल सॉइल होती है वो कि इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए सूटेबल होती है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस। और क्योंकि ये खादर रीजन जो होता है ये नदियों के पास होता है, इट इज मोर प्रोन टू फ्लडिंग देन द भांगर रीजन। अब ये जो हमारा आप देखिए मैप में, ये जो लाइट ग्रीन ये लाइट ग्रीन वाला कलर है ना पूरा, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। ये पूरा जो लाइट ग्रीन कलर वाला पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। इसमें देखिए कौन कौन सी स्टेट्स आ रही हैं, आप स्टेट्स के थ्रू पहचान सकते हो। पूरा यूपी जा रहा है, पूरा बिहार जा रहा है, वेस्ट बंगाल जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जा रही हैं, इधर हरियाणा, पंजाब ना, ये सब एरिया इसमें जा रहा है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने बांटा कैसे है? सबसे पहले हमारा गंगा प्लेन्स है। गंगा प्लेन्स जो होता है ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द घाघर रिवर इन द वेस्ट टू द तीस्ता रिवर इन द ईस्ट। वेस्ट में घाघर रिवर से तीस्ता रिवर इन द ईस्ट, जो कि लार्जेस्ट पार्ट बनाता है नॉर्दर्न रिवर्स का, सॉरी नॉर्दर्न प्लेन्स का। इट कवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। घाघर रिवर हरियाणा की तरफ पड़ती है, छोटी सी नदी है। तो क्यों? क्योंकि वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना जी गंगा जी की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसलिए वहां से वेस्टर्न साइड में जो घाघर नदी है वहां से गंगा प्लेन शुरू होते हैं। ईस्ट में तीस्ता नदी है, वहां तक गंगा प्लेन्स चलते हैं। The plains formed by the deposition of alluvium brought by the Ganga and its numerous tributaries, making it one of the most fertile region of the world. ये डेंसली पॉपुलेटेड है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज एंड फेवरेबल क्लाइमेट। गंगा प्लेन्स को इटसेल्फ हमने तीन मेजर सेक्शंस में बांटा हुआ है: अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन की अगर हम लोग बात करें, द प्लेन एक्सटेंड्स अक्रॉस उत्तराखंड एंड वेस्टर्न टू द सेंट्रल यूपी। ठीक है, उत्तराखंड से लेकर सेंट्रल यूपी के वेस्ट तक जो है हमारे अपर गंगा प्लेन है। इसमें मेनली गंगा जी, यमुना जी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, ये कुछ मेनली नदियां हैं जो इस एरिया को ड्रेन करती हैं। ड्रेन करने का मतलब ये सब कुछ हम लोग ड्रेनेज सिस्टम वाली यूनिट के अंदर करेंगे, जहाँ पे आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि ड्रेन क्या हो रहा है, ड्रेन करने का क्या मतलब होता है। ये जो रीजन होता है ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल का बना हुआ होता है और मेजर प्रोड्यूसर है व्हीट, शुगर केन, राइस और पल्सेस का। काफी अच्छा डेवलप्ड इरिगेशन नेटवर्क है यहाँ पे। और ये इरिगेशन होता है ग्राउंड वाटर और कैनाल्स के थ्रू। जैसे अलग अलग नहर हैं, आप में से जो लोग यूपी के साइड के हैं तो आप लोगों को पता है कि अपर गंगा कैनाल है, मिडिल गंगा कैनाल है, लोअर गंगा कैनाल है, आप लोगों ने पढ़ी होंगी वो सारी कैनाल्स। मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन जो है मेनली बिहार का एरिया है, या फिर जो ईस्टर्न यूपी का एडजॉइनिंग एरिया है बिहार के साथ में, वो हमारा मिडिल गंगा प्लेन का एरिया है। यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज है, जो रिवर्स है अलॉन्ग विद द गंगा रिवर, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, ये कुछ मेजर रिवर्स है मिडिल गंगा प्लेन की। यहाँ पे एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स का एरिया है, यहाँ फ्लड्स बहुत आते हैं और जो रिवर्स होती हैं वो फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो करती हैं ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ऑल्दो फ्लड्स की वजह से डैमेज तो होता है काफी ज्यादा, बट हर साल फ्रेश एलुवियम यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहती है। फिर हमारा लोअर गंगा प्लेन होता है। लोअर गंगा प्लेन हमारा मेनली वेस्ट बंगाल का एरिया है, जहाँ पे गंगा को हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स द फेमस सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से बना हुआ। रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल क्रीक्स एंड न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज। दामोदर नदी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की इस सेक्शन की। राइस कल्टीवेशन, फिशिंग, इनलैंड वाटरवेज इस पूरे एरिया की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। गंगा प्लेन्स के बाद हमारे आते हैं पंजाब प्लेन्स। छोटा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पंजाब प्लेन्स में जो इंडस रिवर है और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिला के पंजाब प्लेन्स बनाती हैं। मेजर पोर्शन इसका पाकिस्तान में है, बट इंडिया के अंदर भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के रीजन में पंजाब प्लेन्स का पार्ट आता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो मेन पंजाब की नदियां है, 5 नदियां ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। द प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोआब। डोआब्स के बारे में डिटेल में हम लोगों ने
ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर पड़ा है। डुआब्स क्या होते हैं, जो दो नदियों के बीच का लैंड लाइंग एरिया होता है उसे हम लोग डुआब बोलते हैं। तो पंजाब में हमारे पास डुआब पड़ते हैं काफी ज्यादा। ड्यू टू इट्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन, पंजाब प्लेन जो है इंडिया का मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन में से है, और जिसको हम लोग ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से भी बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे आसाम ब्रह्मपुत्र प्लेन। आसाम ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात करें तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जो कि मेनली आसाम की स्टेट में है। इट इज फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स कैरिड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू जो डिपोजिशन आ रहे हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, उनके थ्रू हमारे आसाम प्लेन्स बन रहे हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इट कैरीज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर अलोंग द इंडियन रिवर। द प्लेन रिमेन्स रिलेटिवली नैरो, क्यों? क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय द हिल्स। द रीजन एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड रिवर बैंक ओरिजिन, क्यों? क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, कैसे होता है, ये हम लोग क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वहां पे असम के अंदर फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं। इवन एज ऑन अगस्त एंड जुलाई, जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ जुलाई अगस्त के टाइम पर आपको ज्योग्राफी के लिए, इस समय भी असम में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हुए हैं। जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, इट सपोर्ट्स कल्टीवेशन ऑफ राइस, टी, जूट, मस्टर्ड एंड वेजिटेबल। ये हम सिर्फ आसाम प्लेन की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब क्रॉप्स की हम लोग बात करते हैं ना, क्या क्रॉप हो रहा है, तो वो सिर्फ मिट्टी पर और सिर्फ नदी के होने ना होने पर डिपेंड नहीं करता। वहाँ पे बाकी कंडीशंस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, बारिश कैसी हो रही है, नहीं हो रही है, सॉइल कैसी है, एल्टीट्यूड कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि हमारे तीन मेजर सिस्टम में बटे हुए हैं, गंगा प्लेन्स, इंडस प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, क्योंकि इन्हीं तीनों रिवर सिस्टम के थ्रू ये प्लेन्स हमारे बनते हैं। अच्छा, हमारा इसमें टॉपिक शुरू होता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट की बात करते हैं। इंडिया में डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट, या फिर जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं, वर्ल्ड का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो वर्ल्ड में बहुत सारे एरियाज हैं डेजर्ट के, उसमें से 17th लार्जेस्ट डेजर्ट एरिया जो है वो हमारा थार डेजर्ट है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में है और एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन द कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। हम सब लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी है, हमने देखा है कैसे उसमें डेजर्ट में सारी फाइट हुई थी। तो जो डेजर्ट का एरिया है, डेजर्ट का एरिया कवर्स अप्रोक्सीमेटली 3,20,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो अप्रोक्सीमेटली 10% इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया के बराबर है। जो टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का, उसका 10% हमारा थार डेजर्ट है। और थार डेजर्ट का इटसेल्फ 85% ऑफ एरिया इंडिया के अंदर है, बचा हुआ 15% एरिया पाकिस्तान के अंदर है। क्लियर? अब ये जो रीजन है, ये डेजर्ट क्यों है? डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे बारिश कम या फिर ना के बराबर होती है। इस रीजन की जो बारिश है पूरे साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम है। 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पे, इसलिए ये एरिया डेजर्ट हो गया है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एरिड है और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा स्कैंटी है। अगर हम मैप में देखें तो प्राइमरली जो राजस्थान का ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट गुजरात का, थोड़ा सा पार्ट हरियाणा का, ये हमारा डेजर्ट का पार्ट बनता है। डेजर्ट का कुछ पार्ट, बाकी चीज़ों को मैप में मत देखिएगा, ये सब कुछ सिर्फ वैसा है कि हमने एआई से जनरेट करा है मैप में बताने के लिए कि जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात का टच होने वाला पार्ट है वो हमारा थार डेजर्ट का पार्ट बनता है। थार डेजर्ट में अकेली एक नदी है जो कि लूनी नदी है। लूनी नदी अकेली बड़ी नदी है, बाकी कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जो थोड़ी बहुत बारिश होती है तो वहां पर बरसाती नदी बनकर आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, इन्हें हम लोग बर्चन्स भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर डेजर्ट एरिया, यहाँ पे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स रहते हैं। अभी एक रेत का टीला बना हुआ है, हवा चलेगी रेत का टीला उड़ के कहीं और बन जाएगा। और सैंड यहाँ की, क्योंकि विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सैंड हाईली मोबाइल होती है, स्पेशली बिफोर द बिगनिंग ऑफ द मानसून। थार डेजर्ट में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत लिमिटेड रेनफॉल है, 100 से 500 मिलीमीटर के बीच में, एंड मोस्ट ऑफ द ईयर्स ये 150 मिलीमीटर से भी कम ही रहती है। ये भी हमने समझा लूनी थार की सबसे बड़ी रिवर है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे सांभर लेक है, या फिर कुचमन लेक है, डिडवाना लेक है राजस्थान एरिया में, और खरागड़ा लेक है गुजरात में। मानसून में इन लेक्स में बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ड्राई सीजन में ये एवोपोरेट हो जाती हैं। जो सांभर लेक है, सांभर लेक इंडिया की इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। डेजर्ट ड्राई रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ के लिए एक इंदिरा गांधी कैनाल बनाया है, करीब 650 किलोमीटर लॉन्ग। 650 किलोमीटर लॉन्ग इंदिरा गांधी कैनाल है, जिसके थ्रू थार डेजर्ट में फ्रेश वाटर लाया जाता है। ये कहाँ से आता है? पंजाब में एक जगह है हरिके, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रिवर सिस्टम पढ़ते हुए, वहां से इंदिरा गांधी कैनाल आती है। इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर फिजिबल है। मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री।
मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स का होता है, जैसे राइस, ज्वार, टर्मरिक, जो कि समर्स में ग्रो किए जाते हैं जून जुलाई के टाइम पर। फिर आते हैं हमारे आइलैंड्स ऑफ इंडिया। डेजर्ट्स में उतना सफिशिएंट है, उसके बाहर डेजर्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आप लोगों के एग्जाम्स में। फिर बात आती है आइलैंड्स ऑफ इंडिया की। आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया के आइलैंड दो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड हैं, हम लोगों ने समझा था मैप देखकर भी। एक हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है और दूसरे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। लक्षद्वीप आइलैंड की पहले बात करते हैं। लक्षद्वीप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लैक आइलैंड, 1 लाख आइलैंड, मतलब ये उसको कलेक्शन के लिए कहते हैं, नाम है उसका। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स यहाँ पर 39 है, जिसमें से 10 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड और बाकी पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। टोटल एरिया की बात करें तो 32 किलोमीटर का है और टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की 65,473। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, उसके आगे एक मिनीकॉय आइलैंड पड़ता है और दोनों के बीच में 9 डिग्री का चैनल बनता है। वाटर चैनल होता है, 9 डिग्री वाटर चैनल है लक्षद्वीप और मिनीकॉय आइलैंड के बीच में। ये वो फैक्ट्स है जिन पर सवाल पूछा जाता है कि कौन सा चैनल लक्षद्वीप आइलैंड को मिनीकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। मिनीकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। लक्षद्वीप आइलैंड के जो मेन आइलैंड के ग्रुप्स है वो है अमनदीवी, लैकादीप और मिनीकॉय। ये मेन सब ग्रुप्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड के। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट आइलैंड यहाँ पे कावारती है, जो कावारती आइलैंड है वो लक्षद्वीप की कैपिटल भी है। इसके अलावा अगाती आइलैंड है, मिनीकॉय आइलैंड है और अमिनी आइलैंड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हो गए? कावारती, अगाती, मिनीकॉय और अमिनी। तीन मेन सब ग्रुप्स कौन से हैं लक्षद्वीप के? अमिनदीवी, लकादीप और मिनीकॉय। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो टोटल 572 आइलैंड्स हैं इस ग्रुप में। अंडमान एंड निकोबार क्यों बने थे? क्योंकि यहाँ पर इंडिया प्लेट और बर्मा का माइनर प्लेटू, ये दोनों प्लेट्स टकराई थी। अंडमान आइलैंड कब बने थे? जब एक मेगा कोलिजन हुआ था टू प्लेट्स का। कौन कौन सी टू प्लेट्स थी? इंडियन प्लेट थी और बर्मा माइनर प्लेटू की प्लेट थी। अंडमान को भी हमने, मतलब एक अंडमान ग्रुप है और एक निकोबार ग्रुप है, उसमें हमने अंडमान को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। अब जो ग्रेट अंडमान है, ग्रेट अंडमान को हमने फर्दर डिवाइड करा है नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है। फिर हमारा लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान के पास में निकोबार आइलैंड्स है। ग्रेट अंडमान आर फर्दर क्लासिफाइड एज नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, वो नीचे वाले पेज पे गया होगा, और थर्ड पार्ट इसका साउथ अंडमान। अब यहाँ पे दो हमारे वॉल्केनिक आइलैंड्स है, एक है नारकोंडम आइलैंड और एक है बैरन आइलैंड। दोनों का नाम हमने शुरू में भी पढ़ा था। दोनों ही वॉल्केनिक आइलैंड्स है, जिसमें से नारकोंडम तो डोरमेंट है, बैरन आइलैंड एक्टिव है। इसके अलावा नॉर्दर्न अंडमान में अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक जो है सैडल पीक 732 मीटर की, सॉरी 737, ये 7 है, 737 मीटर की सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार के नॉर्दर्न अंडमान में है। अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में लोकेटेड है। निकोबार आइलैंड ग्रुप की बात करें तो निकोबार आइलैंड ग्रुप में 247 आइलैंड्स है। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है यहाँ के, जैसे कार निकोबार या फिर कमोरोता, कचल, नैनकोरी और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार साउथ में है। इन सब के अंदर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये लार्जेस्ट आइलैंड है। इसके अलावा इंडिया के जो बाकी आइलैंड्स हैं, इंडिया में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के अलावा और भी काफी सारे आइलैंड्स हैं। जैसे एक है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड आसाम में है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। माजुली आइलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में है। यहाँ पर ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैष्णवाइट सत्राज हैं या फिर मोनेस्ट्रीज हैं, जो कि संत श्रीमंता शंकरदेवा ने बनाए थे। ये आइलैंड जो है इंपॉर्टेंट सेंटर है असम कल्चर का, आर्ट का, डांस का, लिटरेचर का। पर यहाँ पर एक इश्यू है कि एक तो फ्रीक्वेंट फ्लोडिंग होती है यहाँ पे, रिवर बैंक इरोजन कॉन्टिन्यूसली होता है क्योंकि हर साल फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से आइलैंड का साइज ओवर द ईयर छोटा जा रहा है। 2016 में माजुली को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था असम में। फिर इसके बाद आता है एक उमानंदा आइलैंड। उमानंदा आइलैंड भी आसाम में है और ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है। उमानंदा आइलैंड पर उमानंदा टेम्पल है, जो कि भगवान शिव जी के लिए है, बहुत ज्यादा फेमस है। इस आइलैंड को हम लोग पीकॉक आइलैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप थोड़ी थोड़ी पीकॉक जैसी है। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है दुनिया का। और यहाँ का जो पॉपुलर है रिलीजियस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ये आइलैंड पॉपुलर है। फिर इसके बाद आता है एक सेलसेट आइलैंड। सेलसेट आइलैंड महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र पर है ये। इट इंक्लूड्स मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, पार्ट्स ऑफ मुंबई सिटी एंड थाने।
ये आइलैंड वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन रीजन है इंडिया का, और ये थाने क्रीक है एक। थाने क्रीक सेलसेट आइलैंड को मेनलैंड से सेपरेट करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क और कान्हारी केव्स। फिर एलिफेंटा आइलैंड आता है। एलिफेंटा आइलैंड मुंबई हार्बर में है, गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 10 किलोमीटर दूर, तो ये भी महाराष्ट्र में हुआ। इस यहाँ पे रेनॉन्ड एलिफेंटा केव्स है। एलिफेंटा केव्स अपने आप में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ये जो केव्स हैं, अब यहाँ से सवाल आता है कि ये केव किस लिए फेमस है, या केव कौन से डीटी को डेडिकेटेड है। तो केव्स के अंदर ना मैग्निफिसेंट रॉक कट स्कल्पचर्स हैं जो कि भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे त्रिमूर्ति स्कल्पचर है जो फेमस है यहाँ का। ये भी आ सकता है कि त्रिमूर्ति स्कल्पचर कौन से आइलैंड का फेमस है, कौन से आइलैंड पर है, कौन सी स्टेट में है। इस तरह से इसी चीज के अंदर 4 से 5 सवाल बन के आपके लिए आ सकते हैं। फिर दीव आइलैंड है। दीव आइलैंड दमन एंड दीव है हमारे पास। दमन एंड दीव गुजरात के पास में आइलैंड से ही है। तो गुजरात का जो हमारा काठियावाड़ पेनिनसुला है गुजरात का, उसके सदर्न कोस्ट पे दीव आइलैंड है। ये 1961 तक पोर्टुगीज कॉलोनी थी। यहाँ पे दीव फोर्ट है, बीचेस हैं, चर्चेज हैं और पोर्टुगीज आर्किटेक्चर है। मेजर इकोनॉमी इस आइलैंड की टूरिज्म है, और ये ब्रिजेस के थ्रू मेनलैंड से कनेक्टेड है। फिर एक पंबन आइलैंड है। पंबन आइलैंड तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में सिचुएटेड है, और यहाँ पे रामेश्वरम टाउन है, जहाँ पे रामेश्वरम मंदिर है, रामेश्वरम जी का, शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, वो यहाँ पर है, और ये उसकी वजह से फेमस भी है। एक पंबन रेल ब्रिज है और एक अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज है जिसके थ्रू इसको मेनलैंड से कनेक्ट किया गया है। पंबन रेल ब्रिज और अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज। दिस आइलैंड इज वन ऑफ द होलीएस्ट पिलग्रिमेज सेंटर फॉर हिंदूज, और ये धनुषकोडी के लिए गेटवे की तरह सर्व करता है। नेक्स्ट इज धनुषकोडी। धनुषकोडी तमिलनाडु में है। ये पंबन आइलैंड के साउथ ईस्टर्न टिप पर लोकेटेड आइलैंड है। इट इज वेरी इट इज वेरी क्लोज टू द एडम्स ब्रिज, जिसको हम लोग राम सेतु भी कहते हैं, विच इज अ चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सीवियर साइक्लोन आया था 1964 में, जिसके अंदर ये टाउन पूरी तरह से डेवास्टेट हो गया था, और अब एक घोस्ट टाउन बन के रह गया है, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, जिसकी वजह से एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बना हुआ है। फिर इसके बाद एक हमारे पास अब्दुल कलाम आइलैंड है जो कि उड़ीसा में है, जिसको पहले हम लोग व्हीलर आइलैंड भी बोलते थे। उड़ीसा के कोस्ट पे ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। 2015 में इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डेडिकेट करते हुए अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया था। उससे पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था। फेमस क्यों है ये? क्योंकि ये डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। यहाँ पे डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। डीआरडीओ जब भी उड़ीसा में कोई अपनी मिसाइल टेस्ट करता है, वो व्हीलर आइलैंड या फिर नाउ नोन एज अब्दुल कलाम आइलैंड पे टेस्ट करता है। जैसे अग्नि मिसाइल को, पृथ्वी मिसाइल को इसी आइलैंड के थ्रू टेस्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक होप आइलैंड है। होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में है। ये काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे होप आइलैंड लोकेटेड है। ये गोदावरी रिवर्स के थ्रू जो सेडिमेंट्स आते हैं उनके डिपोजिशंस के थ्रू होप आइलैंड बना है। द आइलैंड एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग काकीनाडा बे फ्रॉम सी वेव्स एंड साइक्लोन्स। यहाँ पे रिच मैंग्रोव वेजिटेशन है, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है। मुनरो आइलैंड है। मुनरो आइलैंड केरला में है। मुनरो आइलैंड इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अस्थमुडी लेक एंड कल्लड़ा रिवर इन केरला। केरला में अस्थमुडी लेक और कल्लड़ा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर मुनरो आइलैंड बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं जो कि आपस में कैनाल्स के थ्रू कनेक्टेड है। आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स सीनिक बैकवाटर्स, कोकोनट ग्रोव्स एंड कॉयर इंडस्ट्री। ये बैकवाटर टूरिज्म का एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। विलेज इको टूरिज्म यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे ट्रेडिशनल फिशिंग और एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है लोकल पॉपुलेशन के लिए। इसके साथ हमारा आइलैंड्स का पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू को नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करना शुरू करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो ये मेरा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला ग्रुप या फिर यूपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो यूपी सीबीएल 2026 का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करके किसी भी ग्रुप में आप मेरे से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।